बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस ऑडिटिंग आज जो है लेक्चर नंबर 26 है। और आज के लेक्चर में हमने बात करनी है करेक्ट कट ऑफ सेल एंड रिसीवेबल रिलीजेबल वैल्यू। और इसके अलावा हम जो नेक्स्ट जो इसकी स्टेप है उसको भी कंप्लीट करेंगे साथ साथ। और ये जो लेक्चर है ये पिछले लेक्चर के साथ जो है कनेक्टेड है, तो इसी को कंटिन्यू करें। यहाँ पे जो हमारे पास जो हम जो है ई तक इसको लेकर गए हैं, जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप था वो है करेक्ट कट ऑफ सेल्स एंड रिसीवेबल। जो हमारे पास जो सेल्स होते हैं वो कौन से हैं, और रिसीवेबल, उसकी करेक्ट कट ऑफ कैसे की जाए। सबसे पहले सेल्स कट ऑफ जो है उसको देखते हैं, ठीक है। अब सेल्स कट ऑफ में देखें, द प्रॉपर कट ऑफ सेल्स कैन बी इजीली वेरीफाइड व्हेन अ क्लाइंट यूजेस सिक्वेंशियल प्री नंबर्ड शिपिंग डॉक्यूमेंट्स। अब देखें, जो कस्टमर है या क्लाइंट है उसने उस पर्टिकुलर बिजनेस के साथ, ठीक है, जितनी भी वो ट्रांजैक्शन की हैं, अगर उसको जो है सिक्वेंशली जो है उसको नोट किया है, नंबर के साथ नोट किया है, तो उसको वेरीफाई करना बहुत इजी हो जाता है और उसके सेल्स जो है वेरीफाई करना बहुत ही इजी हो जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है सेकंड सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस कट ऑफ, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास सबसे पहले सेल्स रिटर्न जो होते हैं, ठीक है, जो हमने सेल किए हुए हैं, ठीक है, उसको किसी भी वजह से वो जो है हमारे सेल्स वापस कर दिए हैं तो उसको सेल्स रिटर्न किया जाता है। और उसके अलावा जो अलाउंसेस कट ऑफ होता है उसमें क्या है, मोस्ट कंपनीज रिकॉर्ड सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस इन द पीरियड दे आकर। ये जिस पीरियड में, ठीक है, जिस पीरियड में ये आकर होते हैं उसी पीरियड में रिकॉर्ड किए जाते हैं। अज्यूमिंग दैट द आकर एंड फेयरली कांस्टेंट अमाउंट्स ओवर टाइम, और उसको जो है कांस्टेंट अमाउंट के साथ क्या करते हैं, ओवर टाइम के साथ उसको उसमें ट्रीटमेंट की जाती है। अब जो सेकंड वन है हमारे पास कैश रिसिप्ट कट ऑफ। ऑडिटर में चेक टू सी इफ क्लाइंट इज होल्डिंग द कैश रिसिप्ट बुक्स ओपन by tracing recorded cash receipt to subsequent period bank deposit on the bank statement. A delay of several days could indicate a cut of misstatement. अब देखिए कैश रिसिप्ट जो है, ठीक है, देखिए क्लाइंट्स जो है वो अगर अपने कैश जो है अपने पास रखता है कैश रिसिप्ट, ठीक है, तो उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो बहुत इजी हो जाती है बैंक के थ्रू, डिपॉजिट के थ्रू, ठीक है। आजकल तो बहुत ही इजी है, एक ही जो अकाउंट्स होते हैं उसकी पूरी डिटेल आ जाती है, ठीक है। अ डिले ऑफ सेवरल डेज कुड इंडिकेट अ कट ऑफ मिस स्टेटमेंट। लेकिन अगर उसमें वो क्या कर दे, डिले कर दे, उसका डिले हो जाना वो क्या शो करता है, यहाँ पे मिस स्टेटमेंट का शो कर देते हैं यहाँ पे। अब जो इसमें नेक्स्ट वन है हमारे पास रिलायजेबल वैल्यू, जो कि इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट वन है इसमें जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के थ्रू अगर बात करें, इट रिक्वायर्स दैट अकाउंट्स रिसीवेबल बी स्टेटेड एट द अमाउंट दैट विल अल्टीमेटली बी कलेक्टेड। मतलब टोटल अकाउंट रिसीवेबल लेस अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट्स। तो जो अमाउंट जो है जो स्टेट की देते, ठीक है, वो इज अ कलेक्शन के तौर पर जो है वो देखी जाएगी। कैसे, अ कॉमन मेथड ऑफ वैल्यूएशन इज टू एग्जामिन नॉन करंट अकाउंट्स ऑन द एज ट्रायल बैलेंस। जो नॉन करंट अकाउंट होते हैं, ठीक है, मतलब जो फिक्स्ड अकाउंट होते हैं उसकी वैल्यूएशन तो करना जो है वो इजी होता है, लेकिन जो नॉन करंट होते हैं, ठीक है, वो कम टाइम में इसकी वैल्यूएशन जो है वो देखी जाती है। द कलेक्टिबली ऑफ मोर करंट अकाउंट्स मस्ट आल्सो बी असिस्ट। और जो करंट अकाउंट है उसकी असेसमेंट यहाँ पे ज़्यादा किया जाती है, ठीक है, जो कि कलेक्टिवली जो जितने भी कैश रिसीवेबल हुए होते हैं, ठीक है, और उसकी नेट वैल्यू देखी जाती है, ठीक है। उसकी नेट वैल्यू कैसे देखते हैं कि उसके अलाउंसेस वगैरह और रिसीवेबल से देख के फिर उसको देखते हैं। अब है हमारे पास क्लाइंट्स राइट टू अकाउंट रिसीवेबल। कौन से राइट्स होते हैं हमारे पास, फर्स्ट वन देखें, a portion of the receivable may have been pledged as collateral assigned to some else or sold as a discount। जो रिसीवेबल है उसके अगेंस्ट जो है प्लेज भी होते हैं, ठीक है, मतलब कोलेटरल, उसका मतलब ये है एज अ कोलेटरल कि एज अ सिक्योरिटी के बेस पे उनके पास कोई चीज़ रखते हैं, ठीक है। अब उस सिक्योरिटी के बेस पे, ठीक है, उनके पास राइट भी हो सकता है कि वो उसको क्या आगे किसी और के पास भी वो सेल आउट कर सकते हैं,
ठीक है। डिफरेंट जो है कंट्रैक्ट होते हैं इसमें और डिफरेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, ठीक है। जो सिक्योरिटीज़ हैं कोलेक्ट्रल है यहाँ पे, ठीक है, उसकी भी आगे जो है क्लासिफिकेशन की जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, कस्टमर कन्फर्मेशन विल नॉट अनकवर दिस सिंस कस्टमर आर ऑफन अनअवेयर ऑफ द अरेंजमेंट। लेकिन यहाँ पे जो अगर हम कस्टमर की बात करें, ठीक है, तो वो तो जो है मैनेजमेंट से अनअवेयर होता है, उसको तो कुछ भी नहीं पता होता, ठीक है। इस वजह से जो कस्टमर है, ठीक है, उसकी जो सिक्योरिटी होती है वो उसके कॉन्ट्रैक्ट पे जो है फुल डिपेंड करता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वन है, a review of the minutes, discussion with the clients, confirmation with the banks and the examination of debt contracts may uncover such arrangement। जो ऐसी अरेंजमेंट है वो अनकवर हो जाती हैं, ठीक है, जिसके हमने ऊपर बात की है, ठीक है। कौन कौन से? फर्स्ट वन है रिव्यू ऑफ द मिनट, ठीक है, और जो उसके बाद डिस्कशन की जाती है क्लाइंट्स के साथ, ठीक है, या बैंक के साथ उनकी कन्फर्मेशन देखते हैं, और उसके बाद जो डेट कॉन्ट्रैक्ट्स है उसको एग्जामिन करना, ठीक है, ये देखी जाती है। जो नेक्स्ट वन है हमारे पास, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल। फर्स्ट वन देखिए, रिसीवेबल्स फ्रॉम ऑफिसर एंड एफिलिएटेड कंपनीज मस्ट बी सेग्रीगेटेड फ्रॉम अकाउंट्स रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर्स इफ द अमाउंट्स आर मटेरियल, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, कि जो हमारे पास कंपनीज होती हैं, ऑफिसर होती हैं, ठीक है, उनके जो अकाउंट्स रिसीवेबल होते हैं वो तो सेपरेट होते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वन है, accounts receivable footnote disclosure includes information about the pledging, discounting, factoring and assignment of accounts receivable and amounts due from related party। उसके अलावा देखते हैं जो अकाउंट्स रिसीवेबल होते हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है, जो कि जो है प्लेजिंग के से रिलेटेड होती है, डिस्काउंटिंग फैक्टर से होती है, और इसके अलावा जो असाइनमेंट होती है अकाउंट्स रिसीवेबल उससे रिलेटेड होती है, या उसके अलावा जो डिफरेंट पार्टीज़ होते हैं जिनके अमाउंट ड्यू होती हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जो है वो बनाते हैं अपने अकाउंट्स। फिर उसके बाद क्या करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट जो स्टेप है आज का वो है कन्फर्मेशन ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल। हम अकाउंट्स रिसीवेबल की कन्फर्मेशन कैसे करते हैं? फर्स्ट हम देखें द कन्फर्मेशन रिक्वायरमेंट, हमने कन्फर्मेशन रिक्वायरमेंट को देखना है, ठीक है। सेकंड क्या है, टाइप्स ऑफ कन्फर्मेशन, कन्फर्मेशन की टाइप्स कौन कौन सी हैं। द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव कन्फर्मेशन, नेगेटिव कन्फर्मेशन कौन सी होती हैं जो कि एक्सेप्ट की जाती हैं। फॉलोड अप ऑफ नॉन रिस्पॉन्सेज टू पॉजिटिव कन्फर्मेशन, अब जो नॉन रिस्पॉन्स होते हैं, ठीक है, वो तो नेगेटिव होती है, लेकिन उसको पॉजिटिव कन्फर्मेशन में हम कैसे फॉलो करेंगे उसकी। और नेक्स्ट वन है एनालिसिस ऑफ डिफरेंसेस एंड फैक्टर अफेक्टिंग सैंपल साइज। ये हमारा आज का जो है न्यू कंटेंट है। तो फर्स्ट वन हम देखते हैं द कन्फर्मेशन रिक्वायरमेंट। कन्फर्मेशन रिक्वायरमेंट देखते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल आर इमैटेरियल। सबसे पहले हैं जो हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल है, इसको हम क्या कहते हैं कि ये इमैटेरियल है, मटेरियल नहीं है। सेकंड वन, ऑडिटर कंसिडर कन्फर्मेशन टू बी इनएफेक्टिव एविडेंस बिकॉज रिस्पांस रेट्स विल लाइकली टू बी इनएडिक्वेट, क्योंकि जो इनएफेक्टिव इस वजह होते हैं क्योंकि जो रिस्पॉन्सेज होती हैं उसकी जो है प्रॉपरली जो है उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया होता है, इनएडिक्वेट होते हैं, इस वजह से हम कहते हैं इनएफेक्टिव एविडेंस होते हैं, ठीक है। इस वजह से ऑडिटर जो है उसको इनएफेक्टिव एविडेंस का जो है कन्फर्मेशन वो कंसिडर करते हैं। और थर्ड वन है द कंबाइंड लेवल ऑफ इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क इज लो एंड अदर सब्सटेंसिव एविडेंस कैन बी अक्यूमुलेटेड टू प्रोवाइड सफिशिएंट एविडेंस। तो फिर वो क्या करते हैं, इससे रिलेटेड कंट्रोल रिस्क या फिर उसके जो एविडेंस होते हैं इससे रिलेटेड जो अल्टरनेट होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू अपनी जो है एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे एग्जांपल के साथ, although auditing standards require confirmation of accounts receivable, there are 3 situations where they are deemed unnecessary। वो 3 सिचुएशन कौन कौन सी है, ठीक है, वो हमने यहाँ पे बात की है। सबसे पहले रिसीवेबल इमैटेरियल होने चाहिए। थर्ड वन है इनएफेक्टिव एविडेंस होता है, ऑडिटर उसको क्या करता है, कंसिडर करता है, ठीक है, क्योंकि रिस्पॉन्स रेट जो है वो सही नहीं होता, ठीक है। और थर्ड वन जो है और उनकी कंबाइंड लेवल को देखा जाता है, ठीक है, कौन कौन से इनहेरेंट रिस्क, ठीक है, और उसके अलावा सब्सटेंसिव एविडेंस को देखा जाता है, ठीक है। इसके फिर उसके बाद सफिशिएंट एविडेंस जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं।
अब उसके बाद टाइप्स ऑफ कन्फर्मेशन है, एक होती है पॉजिटिव कन्फर्मेशन और एक होती है नेगेटिव कन्फर्मेशन। ये तो नाम से ही पता यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, कि पॉजिटिव कन्फर्मेशन कौन सी होती है। रिसिप्ट इज रिक्वेस्टेड टू रिप्लाई द ऑडिटर वेदर द बैलेंसेस ऑफ द अकाउंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, ठीक है। ये तो पॉजिटिव कन्फर्मेशन है, ठीक है, कि आप किसी चीज़ की कन्फर्मेशन करें, ठीक है, कि जो मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं क्या ये करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। सेकेंड वन मोर रिलायबल देन नेगेटिव कन्फर्मेशन, और पॉजिटिव कन्फर्मेशन जो होती है नेगेटिव कन्फर्मेशन से मोर रिलायबल होती है। अब जो कि नेगेटिव कन्फर्मेशन में इसके अगेंस्ट क्या है, रिसिप्ट इज रिक्वेस्टेड टू रिप्लाई टू द ऑडिटर ओनली, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऑडिटर को जो है क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। इफ द बैलेंस इज इनकरेक्ट, सिर्फ जो है ऑडिटर को क्या करते हैं, वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये अकाउंट्स को जो है वो ये यहाँ पे नहीं कर सकते नेगेटिव कन्फर्मेशन में। द सेकेंड वन है द अनसर्टेनिटी एसोसिएटेड विद नो रिस्पांस मेक देम लेस रिलायबल देन पॉजिटिव कन्फर्मेशन। अब क्योंकि यहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है, मतलब जो रिस्पॉन्सेज होते हैं नेगेटिव में, उसकी वजह से ये क्या है, ये कम रिलायबल है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव कन्फर्मेशन। अब इसमें जो है इंपॉर्टेंट नोट क्या है, इट इज़ आल्सो कॉमन टू यूज कम्बिनेशन ऑफ कन्फर्मेशन सेंडिंग द पॉजिटिव टू अकाउंट्स विद लार्ज बैलेंसेज एंड द नेगेटिव टू दोज विद स्मॉल बैलेंसेज। यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, स्मॉल बैलेंस। अब जो नेक्स्ट वन है उसको देखते हैं, हमारे पास द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव कन्फर्मेशन। अच्छा, जो हमारे पास नेगेटिव कन्फर्मेशन होती है उसको हम कैसे एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास 3 कंडीशन होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। ऑल 3 ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी मेड बिफोर एन ऑडिटर कैन यूज नेगेटिव कन्फर्मेशन। फर्स्ट वन ये, अकाउंट्स रिसीवेबल इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अ स्मॉल अकाउंट। सबसे पहले क्या है कि स्मॉल अकाउंट की तादाद बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, अकाउंट्स रिसीवेबल में। सेकेंड वन है कंबाइंड असिस्ट कंट्रोल रिस्क एंड इनहेरेंट रिस्क इज लो। जो कंट्रोल रिस्क और इनहेरेंट रिस्क है, जिसको हमने डिटेल से बात की है प्रीवियस चैप्टर में, वो क्या हो, वो लो। अब जो नेक्स्ट वन है रिसिपिएंट्स ऑफ द कंफर्मेशन आर लाइकली टू गिवन द एडिक्वेट कंसिडरेशन। पहले हमने बात की है कि वो जो है उसकी एडिक्वेट एक कंसिडरेशन नहीं होती, लेकिन यहाँ पे क्या है, कंफर्मेशन के बाद वो क्या कहते हैं, एडिक्वेट कंसिडरेशन उसको करेंगे, तब जो है उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट वन है इसमें फॉलोड अप ऑफ नॉन रिस्पॉन्सेज टू पॉजिटिव। जो नॉन रिस्पॉन्सेज होते हैं उसको हम पॉजिटिव कन्फर्मेशन में कैसे देख सकते हैं, ठीक है, इसमें भी देखें। फेलर ऑफ कस्टमर टू रिस्पॉन्स टू इनिशियल कन्फर्मेशन ऑफर रिजल्ट्स इन सेकंड एंड पॉसिबली इवन थर्ड कन्फर्मेशन बीइंग सेट। व्हेन पॉजिटिव कन्फर्मेशन आर यूज्ड according to 67 require follow up procedure for unreturned confirmation। तो उसमें जो है अल्टरनेट प्रोसीजर कौन सा होता है, एग्जामिनेशन फॉर सब्सिक्वेंट केस रिसिप्ट फॉर द रिसीवर। इस अप्रोच से क्या होता है, दिस अप्रोच इज जनरली कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट अल्टरनेटिव प्रोसीजर होता है, ठीक है, जो केस रिसिप्ट की हम बात करते हैं, केस रिसीवर की। सेकेंड वन क्या है, वेरीफाइंग द इशुएंस ऑफ द सेल्स इनवॉइस एंड डेट ऑफ बिलिंग, एग्जामिनेशन ऑफ शिपिंग डॉक्यूमेंट्स टू डिटरमाइन इफ एक्चुअल शिपमेंट ऑकर्ड। अच्छा, इसको तो हमने पहले भी देखा, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की हम बात कर रहे थे, ठीक है, मोस्टली चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। और इसमें जो हमारे पास लास्ट वन है, एग्जामिनिंग कोरिस्पॉन्डेंस ऑफ डिस्प्यूटेड अमाउंट बिटवीन द क्लाइंट्स एंड देयर कस्टमर। इन सम केसेस ऑडिटर विल अज्यूम दैट नॉन रिस्पॉन्सेज आर 100% ओवर स्टेटमेंट अमाउंट। जो नॉन रिस्पॉन्डेंट होता है वो 100% जो है ओवर स्टेटमेंट अमाउंट के साथ वो कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है, कैश रिसीवेबल में। एनालिसिस ऑफ डिफरेंसेस। अब डिफरेंसेस की अगर हम बात करें, पेमेंट हैज़ ऑलरेडी बीन मेड, पेमेंट जो है, ठीक है, वो की गई, कस्टमर हैज़ मेड अ पेमेंट बिफोर द कंफर्मेशन डेट, ठीक हो गया, बट द क्लाइंट हैज़ नॉट रिसीव्ड द पेमेंट इन टाइम फॉर रिकॉर्डिंग बिफोर द कंफर्मेशन डेट। लेकिन जो पेमेंट है जो क्लाइंट ने वो उसने रिसीव नहीं की है जो कंफर्मेशन डेट दी गई थी। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंसेस देखे जाते हैं सब फर्स्ट। उसके बाद गुड्स हैव नॉट बीन रिसीव्ड, क्लाइंट्स रिकॉर्ड द सेल एट द डेट ऑफ शिपमेंट एंड द कस्टमर रिकॉर्ड द एक्विजिशन व्हेन द गुड्स आर रिसीव्ड, ठीक है, ये बात भी इजी है, समझ आ जाएगी। अब जो थर्ड वन है, गुड्स हैव बीन रिटर्न, clients failure to record a credit memo could result from timing differences or the improper recording of sale return and allowances। अब जो नेक्स्ट वन है, clerical error and disputed amounts, customer stated that
देयर इज एन एरर इन द प्राइस चार्ज टू फॉर द गुड्स, मतलब जो गुड्स दिए हैं उसमें एरर की गया है, सिंपल। द गुड्स आर डैमेज, द प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ द गुड्स वाज नॉट रिसीवेबल। अब इसमें जो है हमने मेन जो नोट है वो देखना है यहाँ पे। द एनालिसिस ऑफ डिफरेंसेस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इवन इमटेरियल एरर में बी एट अप टू कंसिडर अमाउंट व्हेन कमेंट, मतलब जो इमटेरियल स्टेटमेंट होती हैं वो यहाँ पे वो देखी जाती हैं, यहाँ पे सिंपल जो है मैचिंग की जाती है यहाँ पे। अब जो हमारे पास लास्ट वन है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सिंपल साइज। फर्स्ट वन है टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क, जिसको हमने डिफाइन किया गया है। अचीव डिटेक्शन रिस्क फ्रॉम अदर प्रोसीजर, टाइप्स ऑफ कन्फर्मेशन, नेगेटिव फॉर्म रिक्वायर मोर कन्फर्मेशन। जो नेगेटिव फॉर्म होता है, ठीक है, उसकी कन्फर्मेशन ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव।